हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ग्रामीण समाज एवं विकास का तीसरा पार्ट। ये तीसरा लेक्चर है ग्रामीण समाज एवं विकास का। इसमें देखते हम राजस्व विभाग से हमें पढ़ना है। तो आज हम देखेंगे यूपी का राजस्व विभाग, क्योंकि हमें यूपी की लेखपाल के लिए पढ़ना है, इसलिए हम देखेंगे यूपी की राजस्व विभाग या राजस्व प्रशासन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। राजस्व विभाग जो होता है, राजस्व सचिव शाखा के अंतर्गत जो होता है, यानी कि राजस्व विभाग के अंतर्गत 5 उप विभाग कह लीजिए या कह लीजिए 5 शाखाएं होती हैं जो इनको चलाती हैं। राजस्व विभाग को चलाने वाली कितनी शाखाएं हैं? 5 शाखाएं हैं जो निम्नवत हैं। पहला है राजस्व परिषद, दूसरा चकबंदी आयुक्त, तीसरा राहत आयुक्त, चौथा भूमि अध्यापित निदेशक और पांचवा है प्रमुख संपादक या जिला गजेटियर। ठीक, राजस्व विभाग के 5 उपविभाग हैं, जैसा कि अभी आपने सुना। राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त, राहत आयुक्त और भूमि अधिपत्य निदेशक, प्रमुख संपादक या जिला गजेटियर। अब हम एक एक को लेकर डीपली से इस पर अध्ययन करेंगे। तो पहला हम देखते हैं राजस्व परिषद या रेवेन्यू बोर्ड। आइए देखते हैं क्या होता है रेवेन्यू बोर्ड। रेवेन्यू बोर्ड यानी राजस्व परिषद का हम इतिहास जानते हुए और इस समय तक इसकी पूरी जानकारी करेंगे। इसमें देखिए, राजस्व परिषद जो है अंग्रेजों द्वारा भूमि व्यवस्था तथा राजस्व संचयन हेतु 1831 में इलाहाबाद यानी यूपी, इस समय जिसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, राज्य परिषद की स्थापना हुई। तो राज्य परिषद सर्वप्रथम अंग्रेजों के जमाने में राजस्व संचयन करने के लिए और भूमि व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए यूपी के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद या प्रयागराज में 1831 ईस्वी में जो है राजस्व परिषद की स्थापना हुई। 1831 ईस्वी में। ठीक, स्थापना होने के 9 दशकों माने 90 वर्ष बीतने के बाद अन्य पद्धतियां आई, अन्य तौर तरीके आए। तो हम देखेंगे जो 90 वर्ष रहा जिसमें अंग्रेजों का शासन चला, उसमें देखेंगे हम किस प्रकार से उसमें व्यवस्थाएं थी। राजस्व परिषद में उस समय प्रथम 90 सालों में क्या व्यवस्थाएं थी उसको देखेंगे। भूमि व्यवस्था विषयक कार्यों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण। जो भूमि व्यवस्था था उसका विषयक कार्य होते थे, यानी विषयक कार्य होते थे। किसी सब्जेक्ट को लिया जाता था, उसके बाद उस पर बहस होती थी, उस पर कार्य होता था और भूमि व्यवस्था की पर्यवेक्षण किया जाता था और निरीक्षण किया जाता है। पर्यवेक्षण मतलब देखभाल, क्या किस खेत में क्या बोया जा रहा है क्या नहीं। नियंत्रण मतलब कि कोई किसी पर आधिपत्य, किसी दूसरे की भूमि पर या सरकारी भूमि पर अपना आधिपत्य तो नहीं जारी कर रहा, इसके लिए। दूसरा इसमें देखेंगे भू राजस्व एवं अन्य राजकीय देयों की वसूली करना। राजस्व परिषद में ही जो राजस्व, भू राजस्व और अन्य राजकीय देयों या करों की वसूली करना ये होता था। और तीसरा है संग्रह अधिकारियों का नियंत्रण करना, इसी की जिम्मेदारी थी राजस्व परिषद की।
संग्रह अधिकारियों का नियंत्रण करना। जो राजस्व की व्यवस्था में राजस्व परिषद में जो कर्मचारी थे उस पर नियंत्रण करना राजस्व परिषद के ही नियंत्रण में था। उसके बाद राजस्व कानूनों का अनुपालन करवाना, यानी कि अनुपालन करवाना मतलब जो राज्य सरकार जो कानून बनाएंगे उसका सभी लोगों से उसका पालन करवाना ही क्या कहलाता था, राजस्व कानूनों का पालन करवाना। यह काम राजस्व परिषद का ही था। राजस्व वादों का निस्तारण करवाना। जो राज्य सरकार के अंतर्गत जो वाद विवाद होते थे जमीन भू व्यवस्था को लेकर, वसूली को लेकर, उसका निस्तारण जो है राजस्व परिषद ही करता था। और स्टाम्प, आबकारी निबंधन, अफीम कर, मनोरंजन कर, आयकर का निर्धारण भी कौन करता था, राजस्व परिषद। उसके बाद इतना काम हुआ करता था। उसके बाद 9 दशक यानी 90 वर्ष बीतने के बाद यानी सन 1922 ईस्वी में राजस्व परिषद को अफीम कर, मनोरंजन कर और आय कर से मुक्त कर दिया गया। राजस्व परिषद से ये कहा गया कि अब तुम अफीम, मनोरंजन और आय कर नहीं लोगे। कब? 1922 ईस्वी में, यानी कि 1831 के बाद 9 दशक या 90 साल के बाद 1922 ईस्वी में जो अफीम कर और मनोरंजन कर, आय कर है, ये राजस्व परिषद से मुक्त कर दिया गया। यानी कि अब राजस्व परिषद इस कर की वसूली नहीं करेगा। उसके बाद उसके 10 साल बाद 1932 ईस्वी में राजस्व परिषद को भूलेख निदेशक के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। यानी कि राजस्व परिषद जो है अब भूलेखों का निर्देशक करेगा और इसे तहसीलदार या नायब तहसीलदार की नियुक्ति और स्थानांतरण के साथ मंडलायुक्त तथा जिला अधिकारी के सुपरविजन की जिम्मेदारी मिली। यानी इसका क्या मतलब हुआ? अब जो राजस्व परिषद है वो यह तय करेगा, क्या तय करेगा? तहसीलदार, नायब तहसीलदार की नियुक्ति करेगा और उसके स्थानांतरण की भी जिम्मेदारी रहेगा उस राजस्व परिषद को। और साथ ही साथ मंडलायुक्त और जिला अधिकारी जो रहेंगे उन पर भी नियंत्रण करेगा और कंट्रोल करेगा। यानी कि मंडलायुक्त और जिला अधिकारियों का सुपरविजन करेगा और कंट्रोलिंग करेगा। ठीक। अब उसके बाद सन 1947-48 में ईस्वी में क्या होता है? सन 1947-48 में राजस्व परिषद को 2 भागों में बांट दिया जाता है। 2 भाग कौन कौन है? प्रशासनिक विभाग शाखा और न्यायिक शाखा। राजस्व परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद में ही था। तो यहाँ पर जब राजस्व परिषद 2 भागों में बटा, प्रशासनिक शाखा और न्यायिक शाखा, जो न्यायिक शाखा थी वह इलाहाबाद या प्रयागराज में ही रह गई, लेकिन प्रशासनिक शाखा को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। यानी कब स्थानांतरित किया गया? 1947-48 में। एक काम हुआ 1947-48 में राजस्व परिषद का विघटन। उसके बाद सन 1957-58 ईस्वी में ये हुआ, राजस्व परिषद का विस्तार हुआ। राजस्व परिषद को परगना अधिकारी एवं न्यायिक अधिकारी, विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट, बिक्री कर अधिकारी की नियुक्तियों तथा स्थानांतरण की जिम्मेदारी दी गई। यानी सन
1957-58 ईस्वी में राज्य सरकार या राजस्व परिषद को परगना अधिकारी यानी जिला अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट, बिक्री कर अधिकारी की नियुक्ति तथा स्थानांतरण की जिम्मेदारी किसे दी गई? राजस्व परिषद को। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे पहला है, राजस्व परिषद प्रदेश के राजस्व न्यायों का शीर्ष न्यायालय होगा। यानी कि राजस्व परिषद जो है, जो निर्णय करेगा वो राजस्व राज्य के किसी भी न्यायालय में वो मान्य होगा। यानी कि राजस्व परिषद जो है राज्य न्यायालयों का क्या है? शीर्ष न्यायालय है, उसका कथन मान्य होगा। राजस्व न्यायालयों का मतलब है जैसे जिला स्तर पर उप जिला अधिकारी अपने न्यायालय में बैठता है, जिला अधिकारी भी न्याय करता है। ऐसे न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय कौन होगा? राजस्व परिषद। इसके कहने का मतलब यही है। दूसरा है, राजस्व परिषद का निर्णय उच्च न्यायालय के निर्णय की भांति प्रदेश के सभी राजस्व न्यायालयों के लिए पर बाध्यकारी होगा। कहने का मतलब यही है कि अगर राजस्व परिषद कोई निर्णय लेती है तो वह उच्च न्यायालय की तरह सभी राजस्व न्यायालयों में मान्य होगा। ठीक। तीसरा है, राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। जो राजस्व परिषद में जो सदस्य होंगे, उसके मेंबर जो होंगे, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार उसकी नियुक्ति करेगा। राजस्व परिषद का सृजन राजस्व परिषद अधिनियम के तहत हुआ। जो राजस्व परिषद का सृजन है किस अधिनियम के तहत हुआ? राजस्व परिषद अधिनियम के तहत हुआ। अब हम देखेंगे राजस्व परिषद की संरचना कैसी है। जो हमारा राजस्व परिषद है, इसकी संरचना में कौन कौन से लोग आते हैं, इनका काम क्या है, इसको देखेंगे हम। राजस्व परिषद में सबसे पहले एक अध्यक्ष होता है, राजस्व परिषद का अध्यक्ष। उसके बाद 2 इसके सदस्य होते हैं। एक सदस्य वो होता है जो भूमि व्यवस्था को व्यवस्थित करता है, भूमि व्यवस्था की देख रेख करता है। दूसरा सदस्य होता है तो राजस्व का नियंत्रण करता है। राजस्व का नियंत्रण दूसरा सदस्य, पहला सदस्य भूमि व्यवस्था का देख रेख। ये तो हुआ क्या? राजस्व परिषद के उच्च पद। अब जो राजस्व परिषद की जो 2 भाग हुए थे, इसमें हम देखेंगे राजस्व परिषद की जब 2 शाखाएं बटी 1947-48 में, तो क्या हुआ? एक प्रशासनिक शाखा, दूसरा न्यायिक शाखा। प्रशासनिक शाखा जैसे कि आप लोग देखे लखनऊ में, न्यायिक शाखा इलाहाबाद में। जो प्रशासनिक शाखा होगा उसमें एक आयुक्त, एक सचिव होगा। ये दोनों लोग हाईएस्ट क्वालिफाई होंगे। जो प्रशासनिक शाखा, इसमें 19 अनुभाग होंगे और 19 प्रकोष्ठ होंगे। ठीक। अब इनका कार्य क्या होगा, यानी प्रशासनिक शाखा का मुख्य कार्य क्या होगा? भू अभिलेखों का रख रखाव, भूमि पैमाइश करना, माल गुजारी की देखरेख करना। यानी जो प्रशासनिक शाखा है उसके जो सचिव या आयुक्त होंगे, उनका यह कार्य होगा कि भू अभिलेखों की रख रखाव करें और भूमि पैमाइश करवाएं और माल गुजारी की रक्षा करें। अब न्यायिक शाखा में देख लें।
न्यायिक शाखा जो है इलाहाबाद में स्थापित हुई। इसमें 2 अनुभाग हैं। इनका कार्य क्या है? अपीली, अपीलीय मतलब कोई अपील करता है तो उस पर निर्णय देना। निगरानी, निगरानी में यह है कि कहीं कुछ अन्याय तो नहीं, किसी न्यायालय में कुछ अन्याय तो नहीं हो रहा है, मतलब जो जिसका अधिकार है उसको मिल रहा है कि नहीं, इसकी देखरेख कौन करेगा? न्यायिक शाखा। और पूर्वावलोकन, पूर्वावलोकन, पूर्वावलोकन मतलब कि जो न्यायिक शाखा है वो लिए गए निर्णयों का पुनः पूर्वावलोकन करती है। पूर्वा मतलब जैसे भूमि है, भूमि में गांव है, सब जगह गांव है, गांव में फसल की बुआई हो गई तो न्यायिक शाखा यह पूर्वावलोकन करेगी कि इस वर्ष कितना उत्पादन होगा, किसका उत्पादन कितना होगा, कौन सी फसल इस समय अच्छी है, इन सभी का पूर्वावलोकन कौन करता है? और न्यायिक शाखा करता है। उसके बाद निस्तारण, जो राजस्व विभाग में, राजस्व परिषद में वाद विवाद होंगे उसका निस्तारण कौन करेगा? पर न्यायिक शाखा। ठीक, अब हम आगे देखेंगे राजस्व परिषद की आधिकारिक संरचना। राजस्व परिषद में जो कार्य करने वाले अधिकारी हैं उनकी संरचना देखेंगे, किस प्रकार से कौन सा पद सबसे ऊंचा है, कौन किसको आदेश करेगा भूमि व्यवस्था एवं राजस्व परिषद के लिए। राजस्व परिषद की आधिकारिक संरचना यह है कि एक मंडलायुक्त होगा, मंडल होता है, मंडल आपने देखा था, कई जिलों को मिलाकर एक मंडल बनता है। जो मंडल होता है, मंडल का एक मंडलायुक्त होता है जो मंडल स्तर पर कार्य करता है, और उसका एक सहयोगी अपर मंडलायुक्त जो इसकी देखरेख करने में मदद करता है। अब जिले स्तर पर, जिले स्तर पर सबसे बड़ा अधिकारी जिला अधिकारी होता है, उसकी सहायता करने के लिए एक अपर जिला अधिकारी होता है। उसके बाद उसके नीचे उप जिला अधिकारी होता है। उसके बाद तहसील स्तर पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार उसकी मदद करता है। उसके बाद कानूनगो या राजस्व निरीक्षक। उसके बाद आ जाता है लेखपाल या पटवारी, जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और उसके नीचे है अमीन। अमीन जो होता है सबसे लोएस्ट पोस्ट है जिला स्तर पर। आप लोगों ने देखा मंडल स्तर पर मंडलायुक्त, उसकी सहायता करने के लिए अपर मंडलायुक्त, जिला स्तर पर जिला अधिकारी, उसकी सहायता करने के लिए अपर जिला अधिकारी, उसके बाद उप जिला अधिकारी, उसके बाद तहसील स्तर पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक या कानून को। उसके बाद लेखपाल या पटवारी, उसके नीचे अमीन का पद होता है। अब देखते हैं इनमें एक एक लोग का कार्य क्या है। जिला अधिकारी, जिला अधिकारी की 2 कार्य हैं। पहला कार्य है भू अभिलेखों का रख रखाव की जिम्मेदारी जो है, भू अभिलेखों, जो भू अभिलेख है उसके रख रखाव की जिम्मेदारी किसे दी जाती है? जिला अधिकारी को। दूसरा है जिला स्तर पर शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी किसको है? जिला अधिकारी को। अब देखते हैं इन सभी व्यवस्था के लिए उसका सहायक कौन होगा? अपर जिला अधिकारी होगा। अब दूसरा है उप जिला अधिकारी। उप जिला अधिकारी का कार्य क्या है? भूमि हक। भूमि हक मतलब जिस जमीन पर जिसका हक है उसको मिलना चाहिए, ये उप जिला अधिकारी की जिम्मेदारी है। और सीमांकन, कौन सा गांव
किस सीमा के अंदर रहेगा या उस गांव की सीमा क्या है, इसका निर्धारण कौन करेगा? उप जिलाधिकारी। बंटवारे, जो गांव में बंटवारे होते हैं, कुछ वाद विवाद हो जाते हैं, ये सभी उप जिला अधिकारी के न्यायालय में चलते हैं। इसकी सुनवाई कौन करता है? उप जिला अधिकारी इसकी सुनवाई करता है। बंटवारे में जो वाद विवाद होते हैं उसकी सुनवाई उप जिला अधिकारी के न्यायालय में होती है। उसके बाद दूसरा कार्य है ग्राम पंचायत सदस्य प्रधान व प्रधान के निर्वाचन संबंधी याचिका। जो ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं और प्रधान के निर्वाचन की जो संबंधी याचिकाएं होती हैं, सब कहाँ पड़ती हैं? सब उप जिला अधिकारी के न्यायालय में होती है। और तीसरा है तहसीलदार। तहसीलदार का प्रथम कार्य है नामांतरण उत्तराधिकारी संबंधी दाखिल खारिज रिपोर्ट तहसीलदार या नायब तहसीलदार के यहाँ दिया जाता है। यानी जमीन भूमि जो है किसी के नाम है, अब उसकी डेथ हो गई, मृत्यु होने के बाद उसके अब जमीन किसके नाम जाएगी, इसका निर्धारण कौन करेगा? तहसीलदार इसका निर्धारण करेगा। उसी को क्या कहते हैं? नामांतरण। ठीक। उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी मतलब कि यह निर्धारित करेगा कि इसका उत्तराधिकारी, इस जमीन का उत्तराधिकारी कौन होगा, यानी आने वाले समय में इसका मालिक कौन होगा। ठीक। ये सब कहाँ होगा? तहसीलदार में। तहसीलदार या उसका सहायक नायब तहसीलदार करेगा। दूसरा है सार्वजनिक स्थानों में जो अतिक्रमण होता है, जो लोग कब्जा कर लेते हैं सरकारी जमीन को, उसको बेदखल करना, यानी उसको वहाँ से हटाना। सरकारी जमीन से लोगों को कब्जेदारी को हटाना किसकी जिम्मेदारी है? तहसीलदार की जिम्मेदारी है। ठीक। अब देखते हैं कुछ विशेष बातें। पहला है राजस्व परिषद के अधीन सर्वेक्षण और अभिलेख की क्रियाएं होती हैं, जो डीएम और एसडीएम के सुपरविजन में सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा की जाती है। अर्थात जो राजस्व परिषद के अधीन सर्वेक्षण और अभिलेख की क्रियाएं होती हैं वो किसके सुपरविजन में की जाती हैं? डीएम या एसडीएम के सुपरविजन में, देख रेख में की जाती हैं, या सहायक अभिलेख अधिकारियों द्वारा की जाती हैं। ये सहायक अभिलेख अधिकारी हम लोग आगे पढ़ेंगे विशेष रूप से। दूसरा है मंडलायुक्त, जो होता है मंडल स्तर पर शासन का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधि होता है। जो मंडल स्तर पर जो मंडलायुक्त नियुक्त किया गया है, उसकी जिम्मेदारी है कि उस समय पूरे मंडल में वह प्रशासन की तरह भी काम करता है और सभी जिलों के जिला अधिकारियों का सुपरविजन और कंट्रोलिंग भी करता है। जिला अधिकारी जिला स्तर पर प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। जिला अधिकारी जिला स्तर पर प्रशासनिक विभाग को सर्वेक्षण और पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है। और जो उप जिला अधिकारी होता है, उप जिला अधिकारी जिला अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में होता है। यानी प्रतिनिधि माने जो जिला अधिकारी आदेश करेगा उप जिला अधिकारी को, वही उप जिला अधिकारी को कार्य करने होंगे, इसीलिए उसको प्रतिनिधि कहा जाता है। उप जिला अधिकारी होता है जिला अधिकारी का प्रतिनिधि होता है। जिला अधिकारी के कार्यों का पर्यवेक्षण मंडलायुक्त करता है। जो मंडलायुक्त होता है सभी जिलों के जिला अधिकारियों के कार्यों का सुपरविजन या पर्यवेक्षण करता है। जैसे
मंडल है, मंडल में कई जिले होंगे। मंडल में जो कई जिले होंगे उस जिले में डीएम एसडीएम है। मंडल में जितने भी जिले होंगे सबके डीएम एसडीएम होंगे। उन डीएम एसडीएम पर देख रेख, यानी कि डीएम ने अपना कार्य किया कि नहीं किया, इसकी जांच पड़ताल के लिए मंडलायुक्त जिम्मेदार होता है। मंडलायुक्त उनका सुपरविजन और कंट्रोलिंग करता है। ठीक, अब हम देख लेते हैं राजस्व परिषद की कुछ विशेष बातें। विशेष बातों में जो अभी आप लोगों को हमने बताया, अध्यक्ष राजस्व परिषद जो है उसमें एक अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा। राजस्व भूव्यवस्था विषयक नीतिगत मामलों में राज्य सरकार की सलाह के रूप में कार्य करते हैं। यानी जो राजस्व परिषद के जो अध्यक्ष हैं और जो 2 सदस्य हैं, ये राज्य सरकार की जो नीतियां बनती है उसमें अपना सलाह दे सकते हैं, अपना मशवरा दे सकते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं राजस्व परिषद। राजस्व परिषद अभी जब हमने बताया अभी ऊपर, राजस्व परिषद जो होता है वो 2 भागों में बांटा गया था, एक न्यायिक शाखा और दूसरा प्रशासनिक शाखा। ठीक, जो न्यायिक शाखा है उसमें न्यायिक सदस्य होंगे। जो न्यायिक सदस्य होंगे तो इसमें क्या होता है, जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश जमींदारी मतलब जो जमींदार होते हैं, जिनके पास अधिक भूमि होती है, इन्हें क्या कहते हैं, जमींदार। जमींदार विनाश एवं भू व्यवस्था अधिनियम से अंतर्गत राजस्व परिषदों का निस्तारण करते हैं। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे प्रशासनिक शाखा में। प्रशासनिक शाखा में क्या, उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व से अंतर्ग्रस्त राजस्व वादों का निस्तारण लखनऊ स्थित प्रशासनिक शाखा के अध्यक्ष प्लस 2 सदस्यों, इसमें 2 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, जैसा कि आप लोग को अभी बताया गया, इसका निस्तारण करते हैं। जो राजस्व वाद विवाद हो जाते हैं इसका निस्तारण कहाँ होता है, प्रशासनिक शाखा लखनऊ में। ठीक, जो जमींदारी विनाश या उन्मूलन है, व्यवस्था अधिनियम जो है, इसका पर्यवेक्षण कहाँ होता है, न्यायिक शाखा में। ठीक, अब इसमें देखते हैं राज्य के सभी न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण करना, प्रबंधन करना NIC यूपी द्वारा किया जाता है। ठीक, जो राज्य के